कक्षा 10वीं विषय गणित। आज हम ले चलते हैं विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण। अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण। अध्याय 2 के अंतर्गत जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि एक चर के रैखिक समीकरण को हमने हल करना और उसको बनाना सीख लिया था। अब इस अध्याय में हमको देखना है कि दो चर का रैखिक समीकरण। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं। यदि मान लेते हैं हमारे पास एक खंभा है, उस खंभे की लंबाई को हमको ज्ञात करना है। मान लेते हैं प्रश्न के आधार पर खंभे की कुल लंबाई को हम 100 मीटर मान लेते हैं और खंभे को 3 रंगों पर रंगा गया है। नीले रंग की लंबाई जो है, देख एक प्रश्न है, खंभे की चौथाई भाग नीले रंग में, तिहाई भाग लाल रंग में और शेष खंभे का शेष 10 मीटर भाग काले रंग से रंगा हुआ है, तो खंभे की कुल लंबाई क्या होगी। ये एक चर का रैखिक समीकरण है जिसको हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अज्ञात राशि का मान ज्ञात करके एक समीकरण बनाया जाता है, फिर उस अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं खंभे की कुल लंबाई को 100 मीटर मान लेते हैं और खंभे के नीले भाग की लंबाई 1/4 है, मतलब 100 का 1/4 1/4 मीटर, और खंभे के लाल भाग की रंगाई 1/3 है, तो 100/3 मीटर, और शेष 10 मीटर भाग काला रंग का है, तो काला भाग 10 मीटर है। तो खंभे की कुल लंबाई बराबर होगा नीले भाग की लंबाई, लाल भाग की लंबाई और काले भाग की लंबाई। कुल लंबाई हमने 100 माना, नीले भाग की लंबाई 100/4, लाल भाग की लंबाई 100/3 और काले भाग की लंबाई 10। यहाँ पे देखते हैं कि 4, 3 और 10 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, तो 4, 3 और 10 का लघुत्तम, 4, 3 और 1 का लघुत्तम आएगा 12। 4 × 3 4 × 12, 3 × 4 4 × 12, 1 × 12, तो 3x + 4x + 120/12 या 12x बराबर 7x + 120। पक्षांतर करने पर 12x × 7x बराबर 120, 5x बराबर 120, x बराबर 120/5, x बराबर 24 मीटर। तो खंभे की कुल लंबाई होगी 24 मीटर। अब इसी के अंतर्गत हम चलते हैं समीकरण बनाना। दो चर का समीकरण किस तरह से बनाएं। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है कि एक बैग में 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं और बैग में कुल 100 सिक्के हैं, तो 50 पैसे और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। ये अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं। संख्या अलग अलग है, तो दोनों ही पता नहीं है कि हमको दोनों ही अज्ञात दर्शाना होगा। न तो 50 पैसे के सिक्के का मालूम है, न 1 रुपए। तो हम मान लेते हैं 50 पैसे के सिक्कों, दो चर का रैखिक समीकरण बनाना है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को x और 1 रुपए के सिक्के की संख्या को y मान लेते हैं। बैग में कुल सिक्कों की संख्या 100 है, तो x धन y बराबर 100। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि सिक्कों की संख्या कितनी है। सिक्कों की संख्या कितनी। कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे कुछ हिरण और सारस पक्षी के पैरों की संख्या 180 है। हमको मालूम है, मान लेते हैं हिरण के पैरों की संख्या को 100 मानते हैं और सारस पक्षी के पैरों की संख्या को y मानते हैं। क्योंकि हिरण के 4 पैर होते हैं, इसलिए हिरण के 4 पैर होंगे, इसलिए हिरण के पैरों की संख्या 4x होगी। सारस पक्षी के 2 पैर होते हैं, सारस पक्षियों के पैरों की संख्या 2y होगी। अब प्रश्न के कथन के आधार पर कुल पैरों की संख्या 180 है, तो हिरण के पैरों की संख्या धन सारस पक्षियों के पैरों की संख्या बराबर 180, तो 4x धन 2y बराबर 180। यहाँ कन्फर्म ये नहीं बताया जा सकता कि हिरण की संख्या कितनी है या सारस पक्षी के पैरों की संख्या कितनी है। करके देखते हैं। हमारे पास कुछ समीकरण है। जैसे दो संख्याओं का योग 8 है, पहली संख्या हम 100 मानते हैं, दूसरी संख्या y मानते हैं, तो समीकरण बनेगा x धन y बराबर 8। शशांक और उसके पिता की आयु का अंतर 30 वर्ष है। मान लेते हैं शशांक की आयु x और पिता की आयु y है, तो x ऋण y बराबर दोनों का अंतर, मतलब ऋण x ऋण y बराबर 30। एक थैले में 1 रुपये और 5 रुपये के 100 सिक्के हैं। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या यदि y है, तो x धन 5y बराबर हो जाएगा 100। एक दुकान में 3 पेन और 4 कापी का मूल्य 105 रुपये।
एक पेन का मूल्य x रुपये तो 3 पेन का मूल्य 3x रुपये, एक कापी का मूल्य y रुपये तो 4 कापी का मूल्य 4y रुपये, बराबर हो जाएगा 105 रुपये। इसी तरह से किसी स्थान पर कुछ मुर्गियां व कुछ गायें हैं जिनके पैरों की संख्या 60 है। मुर्गी के पैरों की संख्या को 100 मानते हैं, गाय के पैरों की संख्या को y मानते हैं। मुर्गी के 2 पैर होते हैं इसलिए इसके पैरों की संख्या 2x होगी। गाय के 4 पैर होते हैं तो गाय के पैरों की संख्या 4y होगी। तो 2x धन 4y बराबर होगा 7। अब ये 2 चर वाला जो रैखिक समीकरण है, इस समीकरण को कहा जाता है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण। जैसे हम कुछ उदाहरण पर विचार करते हैं। एक पिता ने अपने 2 पुत्र है, एक सौरभ है और संतोष है, इसमें 8 रुपए को बांटते हैं। दोनों में, सौरभ और संतोष में 8 रुपए को बांटना है। तो क्या हम जान पाएंगे कि सौरभ और संतोष को कितने कितने रुपए मिले? समीकरण बनाना चाहे तो बन सकता है। सौरभ को 100 रुपये, संतोष को y रुपये, तो समीकरण इसका बनेगा x धन y बराबर 8। इस समीकरण के आधार पर हम कह सकते हैं यदि सौरभ को 1 रुपये दिया जाए तो संतोष को 8 रुपये मिलेगा। 2 रुपये दिया जाए सौरभ को तो उसको 6 रुपये मिलेगा। सौरभ को 3 दिया जाए तो संतोष को 5 मिलेगा। सौरभ को 4 तो संतोष को भी 4। सौरभ को 5 तो संतोष को 3। सौरभ को 6 संतोष को 2। सौरभ को 7 संतोष को 1। इसके आधार पर हम वास्तविक रूप से नहीं बता सकते कि सौरभ को कितना रुपये। इसके तरीके जो है कई प्रकार के हो गए, तो कौन किसको कितना मिलेगा। यदि इस प्रश्न में यह कह दिया जाए कि सौरभ के पिता ने सौरभ को संतोष के 3 गुना रुपए दिए तो x बराबर 3y हो जाएगा। अब इसके आधार पर बता सकते हैं कि सौरभ और संतोष को कितना कितना रुपए मिलेगा। एक समीकरण x बराबर 3y हो गया। दूसरा समीकरण x धन y बराबर 8 था, तो x की जगह पर 3y, तो 3y धन y बराबर 8, तो 4y बराबर 8, तो y बराबर 8/4, y बराबर 2। y के मान को 2 में रख दीजिए, तो x बराबर 3 गुणित 2 बराबर 6, अर्थात संतोष को 2 रुपये तो सौरभ को 3 गुना अर्थात 6 रुपये मिलेगा। इस आधार पर यदि 2 विकल्प दिया है तब इस विकल्प को समीकरण को हल किया जा सकता है। अब हल करने की इसकी बीजी विधियाँ होती है। पहला होता है आलेख विधि। आपको 2 समीकरण दिया रहेगा, ये दोनों समीकरणों को आपको आलेख विधि से हल करना है। आपको मालूम है आपके निर्देशांक ज्यामिति ग्राफ में 2 चर वाले रैखिक समीकरणों ग्राफ में प्राप्त आलेखित करना आपने सीख लिया है। अब अलग अलग संदर्भों से बने समीकरण को भी ग्राफ पर दर्शाना है। तो ग्राफ पर दर्शाने पर हमारे पास 3 कंडीशन उत्पन्न होती है यदि इसको ग्राफ में दर्शाया जाए। यदि 2 रेखाएं हैं, जब ग्राफ में इसको दर्शाते हैं, जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटती है, कोई न कोई बिंदु पर ये ग्राफ पर यह प्रतिच्छेद करता है, तो जिस बिंदु पर ये काटती है या कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है वही प्रतिच्छेद बिंदु समीकरण का हल होता है और इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होता है और रेखाएं जो होती है प्रतिच्छेदी होती है। दूसरा कंडीशन, जब रेखाएं समीकरण से प्राप्त रेखाएं समांतर हो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर, तब समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा और कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। इस तरह से ये 2 रेखाएं हमने ग्राफ में खींचा और ये दोनों रेखाएं जो है, दोनों रेखाएं यदि किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तब समीकरण में प्राप्त रेखाएं समपाती होगी, अर्थात एक दूसरे पर स्थित हो तो समीकरण। तीसरा कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन में दोनों समांतर है, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तीसरा कंडीशन, जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं समपाती हो, एक दूसरे को स्थित हो और समीकरण में अनंता हल हो, तो अनेक बिंदु दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ होंगे। इस तरह का है, यदि एक ही रेखा जो है दोनों पर आता है तो अनेक हल हो जाएगा इसका, अनंता अनेक हल, और ये रेखाएं कहलाती है समपाती, तो समीकरण के अनंता अनेक हल होते हैं। अगले वीडियो में बताया जाएगा।